हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट गवर्नमेंट न्यूज़ 09 में। दोस्तों, मोदी सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ कि रिसेंटली अभी विजय कुमार बंधु जी को एक लाइव डिबेट में बुलाया गया। TV9 उत्तराखंड न्यूज़ चैनल के जो पत्रकार हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी, उन्होंने इन्वाइट किया था और उसमें बीजेपी के प्रवक्ता भी आए थे और सपा के प्रवक्ता भी आए थे और भी कई लोग, बड़े बड़े लोग उस डिबेट में शामिल हुए थे। और वहाँ पर जब विजय कुमार बंधु जी और TV9 चैनल के जो पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी, उन्होंने जब पूछा बीजेपी प्रवक्ता से पुरानी पेंशन योजना पर आपका क्या राय है, तो वहाँ पर एकदम स्पष्ट तौर पर उन्होंने क्या बात करी है, ये आगे मैं एक वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे और आप हमेशा अपडेट रहें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं आपसे मेरा मतलब सरकारी कर्मचारी फिर सड़क पर हैं और देश भर में आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। क्यों? जी बिल्कुल सही कहा। अगर यूपीएस से लोग संतुष्ट होते तो कल पूरे देश में, ये अपने आप में अद्भुत बात है कि ये किसी एक जिले में या 4 जिले में नहीं हुआ है, एक प्रदेश में, 2 प्रदेश में नहीं हुआ है, पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर हुआ है। और ये जो भीड़ आई है कल जिलों जिलों पे आई है, ये न किराए पे लाए गए हैं, न इनको खरीदा गया है, न इनको जबरदस्ती बस में भर के लाया गया है रैलियों की तरह। ये स्वतः अपने हित अहित को समझते हुए सड़कों पे आए हैं। अगर इस बात का ये द्योतक है कि ना एनपीएस ना यूपीएस इनको पसंद नहीं है, अब उसके कारण क्या है? पिछले 20 सालों से यही सरकार कह रही थी कि एनपीएस बहुत अच्छी है, बहुत ही शानदार योजना है। फिर अचानक उनने स्वीकार किया तो यूपीएस ला खड़ा कर दिया। इसका मतलब जो बात पिछले कई सालों से कही जा रही थी वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही थी कि एनपीएस ठीक नहीं थी, तभी तो यूपीएस लाई। अब जब कहा जा रहा है कि यूपीएस ठीक नहीं है, ये उद्योगपतियों के लिए लाई गई व्यवस्था है, इसमें कर्मचारियों का कोई फायदा नहीं है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से साथ कहता हूं, न प्रदेश का न देश का कोई फायदा है, क्योंकि पैसा ये हमारा और सरकारी कर्मचारी का और सरकार का पैसा उद्योगपति ले जा रहे हैं। उनका फायदा हो सकता है लेकिन कर्मचारी का और देश का फायदा नहीं। और इस बात का कल प्रमाण हो गया कि इसको पूरे देश ने नकार दिया। इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी, पूरा देश कोई छोटा मोटा देश नहीं है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, अटक से लेकर कटक तक, हर राज्यों में विशाल प्रदर्शन हुआ है। और प्रधानमंत्री जी से या सरकार से बस निवेदन इतने हैं, ये इसलिए आक्रोश हुआ कि हमें एनपीएस यूपीएस स्वीकार नहीं है, हमें चाहिए पुरानी पेंशन, हमें वही हूबहू पुरानी पेंशन दे दीजिए। कुछ कभी कभी तर्क 2 तरह का दिया जाता है। एक तरफ कहा जाता है कि पैसे की कमी है इसलिए योजना आई है, एक तरफ कहा जाता है आपको ज्यादा देना है इसलिए लाई गई है। तो दो में एक बात तो पहले क्लियर हो कि दो में सही बात क्या है। और अगर आपने भी कहा कि आर्थिक महाशक्ति हम दुनिया के बन रहे हैं, और जब आर्थिक महाशक्ति हम बन रहे हैं तो उस आर्थिक महाशक्ति बनाने में ये भी देश के नागरिक हैं, इनका भी कोई न कोई योगदान होगा। तमाम विकास कार्यों में योगदान होगा, सरकार की योजना लागू करने में योगदान होगा, इस शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था अर्थव्यवस्था में उनका योगदान होगा। तो अगर आर्थिक महाशक्ति हम बन रहे हैं तो हमारा उसमें भाग कहाँ है? एक बात। दूसरा, अगर दिक्कत आर्थिक की है तो ये सारी कटौती इन्हीं कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों, देश के अर्धसैनिक बलों पर क्यों हो रही है? इसी देश में सब हम जानते हैं, एक नहीं, 2 नहीं, 3 पेंशन। इसी देश में सुविधाओं का अंबार लगा है, सुविधाओं में कटौती। जिस दौर में कोरोना काल में शिक्षक कर्मचारियों ने इस देश को, समाज को बचाने का काम किया, जिस दौर में अपने परिवार को लोगों ने छोड़ दिया, उस दौर में हमारे डॉक्टर्स और नर्स, राजस्व कर्मचारी काम किए। तब तो बहुत प्यारा लग रहा था सरकारी कर्मचारी, तब तो बड़ी अच्छा लग रहा था, एक भी लोग नहीं निकले थे। तो उस समय हमारी देशभक्ति कहां गई? हम इस देश के निर्माण में काम नहीं कर रहे हैं क्या? अपने लिए आप 2 पेंशन 4 पेंशन लेंगे, सुविधाओं का अंबार लेंगे, और देश का अर्धसैनिक बल बिना पेंशन के रहेगा, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं सर जी, एनपीएस से ज्यादा खतरनाक यूपीएस है। ये लोग एक एक आदमी समझ गया है, क्योंकि एक लाइन दे दी गई कि लास्ट वेतन का 50% का बेसिक का औसत निकाला जाएगा, इसी पर हमारा 10% पैसा, पूरी जिंदगी की हमारी कमाई का 10% सरकार रख लेगी, ऊपर से हमसे करेगी ये योजना बहुत अच्छी है। और इसमें विसंगति है। ठीक है, और अभी रुकना होगा विजय भाई, अभी रुकिए, दोबारा में आते हैं। मैं आशीष जी के पास चलूं। आशीष जी,
आपसे मेरा प्रश्न ये है कि चूंकि आप एक राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्यादा आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि जो एक बार एमएलए हो गया वो मलाई छान रहा है मृत्यु तक, क्या घाट पे जाने तक मलाई छान रहा है, क्या प्रोटीन शेक ला रहा मुफ्त में है, वो पी रहा है, च्यवनप्राश पी रहा है, क्या तो खा रहा है, तो आयु भी लंबी पा रहा है। नहीं, बोले क्यों? बोले 1960 में एमएलए हुए थे एक बार, घूम भी फ्री रहा है, ठीक, और कुर्ते में कलफ लगाया और चल भैया, और फिर एमपी हो गए तो डबल हो गई, फिर मंत्री रह लिए तो ट्रिपल हो गई, फिर मुख्यमंत्री रह लिए तो 4 गुना हो गई, नहीं, फिर राज्यसभा चले गए तो वहां वाली 5 पेंशन आने लगी, नहीं, मतलब कहीं कोई शर्म का वो रहता है तत्व कि नहीं जहन में कि हमको इसी देश से वोट लेना। भाई मेरे, आप लोगों ने अपने घर में कुबेर का अंबार रथ उतार दिया और बाकी सबको ज्ञान दे रहे हो, करे नहीं, समझ नहीं रहे हो, अर्थव्यवस्था का मसला है, देश बर्बाद हो जाएगा। राजनेताओं को ये चिंतन नहीं आता आशीष जी? बिल्कुल सोचने वाली बात है अमिताभ जी कि ऐसी बात या ऐसा तर्क देना भी मैं समझता हूँ बहुत शर्मनाक है कि जहां लाखों करोड़ का कर्जा बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनका माफ हो जा रहा है, तब अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। जब उस लाखों करोड़ रुपया जो है एग्जेम्पशन दे दिया जाता है सरकार द्वारा, या कोई लाखों करोड़ लेकर के देश से भाग जाता है, तब अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं पड़ता है। जब एक अर्धसैनिक बल के सिपाही को पेंशन देनी पड़ती है तो देश की अर्थव्यवस्था आड़े आ जा रही है। जब एक अर्धसैनिक बल के सिपाही को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है तब अर्थव्यवस्था सामने आ जा रही है कि कौन से लोग हैं वोट ये इन पे मांगते हैं। आप देखिए, बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा, लेकिन मान सम्मान कैसे होता है। अब आप देखिए, सेना में इनकी सरकार ने क्या किया अमिताभ जी, बहुत बहुत मतलब अजीब सा लगा जानकर जब ये चिट्ठी रिसीव हुई कि जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो 15 लाख से ऊपर की गाड़ी नहीं खरीदेंगे। भाई, हमने कहा क्यों नहीं खरीदेंगे? अगर मैं अपना घर बेच के 20 लाख की गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है, सरकार मुझे क्यों बता रही है कि तुम 15 लाख से ऊपर तुम्हारी हैसियत नहीं, तुम नहीं खरीदोगे। और जो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं और जवान हैं उनके लिए कर दिया 5 लाख की सीलिंग। हमने कहा 5 लाख की सीलिंग ये लगा दी कि भाई उसकी अगर उसको खेत बेच के 7 लाख की गाड़ी खरीदी है तो तुम कौन होते हो बताने वाले कि नहीं तुम नहीं खरीद सकते हो। भाई, कि किस तरीके के कानून लाते हैं। आपने अभी कृषि कानून का जिक्र किया, सब देश जानते थे कि कितने देश के खिलाफ थे ये कानून, इतना विरोध प्रदर्शन, इनकी मंशा ही गलत है कहीं ना कहीं। अगर आपकी मंशा ठीक होती तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके के कानून ही नहीं लाते जिस तरीके के कानून आप ला रहे हैं। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि भाई विधायक, सांसद, आप वहां देश की अर्थव्यवस्था पे कुछ नहीं हो रहा। हम सबने देखा कि संसद की कैंटीन में जो खाना है वो जितने रुपए में मिलता है उतना तो कहीं भी नहीं मिलता। किसी बाजार में किसी में कहीं चले जाइए, उतना सस्ता खाना तो कहीं भी नहीं मिलता। तो जब वहां उपलब्ध करा सकते हैं तो बाकी जगह भी उपलब्ध कराइए, तब देश की अर्थव्यवस्था कहीं आड़े नहीं आती है। तो ये सवाल है, इससे मंशा पता चलती है। जी, मैं अब भारतीय जनता पार्टी के पास चलूंगा, लेकिन 2 टिप्पणियां करूंगा। पहले, आर्मी का अधिकारी, आर्मी का जवान 5 लाख से बड़ी गाड़ी नहीं खरीदेगा, वो दूसरा वो बताया कितने लाख उससे ज्यादा की गाड़ी नहीं खरीदेगा, 15 लाख जो भी है। लेकिन जो गलती से भी एमएलए हो जाए सुजाता जी, उसके लिए ये लोक लाज का विषय, मतलब ये अघोषित वो है व्यवस्था कि लला आज रिजल्ट आए और कल फॉर्च्यूनर निकाल लेना, क्या 55 लाख रुपया नगद देके और मुंह छुप ताव देके उसमें चलना फर्राटे में। नहीं, तब देश मजबूत हो रहा है। ब्लॉक प्रमुख भी थार में नहीं चल रहा, उसके चेले चिंटू चले वो भी फॉर्च्यूनर निकाल रहा है, जो ब्लॉक प्रमुख है। क्या आर्मी में आपने प्रतिबंध लगा दिया कि मेजर जनरल भी हो तो भी 15 लाख से ऊपर नहीं लेना? क्यों भाई, ये सब कौन सलाह दे रहा है और क्यों दे रहा है? ऐसी बातें किसी ने मांगी ये सलाह? नहीं ना। नेताओं के लिए क्या आप लागू नहीं करते? मैंने एक बार एक शो में कहा था, अविरल भाई आ रहा हूं, जब भी मैंने 25 साल से ज्यादा तक पार्लियामेंट कवर की एक पत्रकार के नाते, जब भी पार्लियामेंट एडजर्न होती थी सुजाता जी, तो मैं गेट नंबर 1 पर खड़ा हो जाता ताकि नेता मिलते थे उनसे बातचीत की।
तो गाड़ियां सबकी बुलाई जाती थी। ऐसा लगता था कि विश्व के किसी बड़े ऑटो एक्सपो में आ गया क्या, जब इस गरीब मुल्क के नेता निकलते थे। क्या ऐसी ऐसी गाड़ी आहा बाहर नहीं देखने को मिलती थी क्या, उसमें गरीब लोग के नेता जाते थे, है ना, क्योंकि नेताजी को अगले दिन हाउस में भी तो बताना कि भारत गरीब है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, क्योंकि अभी हम 2.5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के आए हैं। गजब हाल है भाई। खैर अविरल भाई, मेरा एक व्यवहारिक प्रश्न, अम्मा बाप ने लड़के की शादी कराई, सुशीला के संग, मान लो, एक काल्पनिक बात कह रहा हूं, है, लड़की की शादी को सुशीला के संग। अब 21 साल तक सुशीला को न घर वाले समझ पाए ना सुशीला घर वालों को समझ पाई क्या, तो क्या माने। और उसके बाद सुशीला के रहते हुए दूसरी शादी करा दी शर्मिला से। एनपीएस 21 साल में अपनी जगह नहीं बना पाई जहां उसको बनाने जिसके लिए लाए थे। तो द्विविवाह तो वैसे भी कानूनी निषेध होना चाहिए, नहीं। अब एनपीएस भी गुस्सा हो गई होगी कि हमारे रहते यूपीएस क्यों ले आए। अविरल जी। जी आदरणीय अमिताभ जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार मैं करना चाहूंगा। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस प्रकार से शुरू में अडानी और अंबानी के विषय पर बोल रहे थे, तो उन्हें यह भी प्रदर्शित कर देना चाहिए था अपने वक्तव्य के दौरान, जिस प्रकार से अडानी के साथ अलायंस किसने किया, एमओयू साइन किसने किया, तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। और जब प्रेस के द्वारा सवाल पूछा गया आदरणीय पी चिदम्बरम जी से, उन्होंने माइक सरकाकर साइड में कर दिया और सुप्रिया श्रीनेत जी की ओर कर दिया, लेकिन वो भी इस विषय का उत्तर नहीं दे पाई थी। वो वीडियो खूब वायरल हुआ था, लेकिन अडानी अंबानी कहना एक चलन सा बन गया है विपक्ष के द्वारा और इंडी गठबंधन के द्वारा। तो आप कहते रहिए अडानी अंबानी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की और गरीबों के विषय की, जहां तक बात है, तो गरीबों के विषय की जिस प्रकार से चर्चा अगर की जाए, तो गरीबों की चिंता यदि कोई पार्टी करती है, सचमुच में करती है, तो भारतीय जनता पार्टी करती है। जिस प्रकार से हम अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं, उसके साथ साथ उनका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन करते हैं, उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जाए तो वो सही नहीं है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां मौजूद हैं, ये इस बात को बता दें, जिस प्रकार से आदरणीय अमिताभ जी आपने गाड़ियों के विषय पर चर्चा की थी, तो गाड़ियों के बिना समाजवादी पार्टी के नेता जो समाजवाद की बात करते हैं, वो समाजवाद की बात करने वाले समाजवादी नेता लग्जरी गाड़ियों के बिना, मर्सिडीज के बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन हमारे संघ के प्रचारक हैं, वो जिस प्रकार से दूर दराज के इलाकों में साइकिल पर सफर करके जाते हैं, मां भारती की सेवा करने का निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। एक मिनट को बाबू, इसमें संशोधन कर लो। भाजपा में जो आ गया वो सपा और भाजपा और कांग्रेस के नेता में अंतर नहीं बाबू, क्या उसका भी कपड़ा उतना ही महंगा, उसके पास भी मोबाइल 2-2 3-3 तो मोबाइल रख के हमारा पूरा काम एक ही मोबाइल में चल जाता है? विधायक जी के पास 4 देखते हैं और चारों वो सेब वाले, है ना, जिसमें आधा कटा सेब बना पीछे। सुजाता जी समझ रहे ना आप? और 4-4 गाड़ियों का काफिला। संघ का बात कही तो संघ का भी एक जानकारी दे दो आपको। पहले ऐसा था बाबू, क्या आज से 20 साल पहले ये बात ठीक थी। अब संघ के लोग भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब उनकी है कि नहीं है, लेकिन गाड़ी में वो भी चल रहे हैं महंगी महंगी, क्या अब वो उनकी है कि अविरल ने उनको भेजी, ये आप जानो, लेकिन चल तो रहे हैं। अविरल जी देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विषय है और अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का विषय है, जिस प्रकार से गरीब का विषय है, तो वर्ष 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी इस देश में, तो लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर विशेष रूप से एक उत्साह उत्पन्न हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तो वैश्विक पटल पर जिस प्रकार से भारत
एक प्रकार से उभरा, मजबूती के साथ उभरा, वो सबने देखा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पार्टी लाइन के चलते समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता जो हमारे चैनल में मौजूद हैं, वो अगर आरोप लगाएं तो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जनता और आपके करोड़ों दर्शक नहीं अविरल भाई, बाकी सारी बात ठीक है। आज तो बहस है पेंशन पर, बाकी जन कल्याण की योजनाएं आप लाए होंगे, स्वाभाविक है लाए होंगे, तभी 19 में दोबारा चुन के आए, ठीक बात है। मैं उसमें 24 में भी आया, वो वैसे नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं इस पेंशन में जिनके लिए पेंशन है उन्होंने आज तक आपकी दोनों योजनाएं स्वीकार नहीं की। एक वाजपेयी जी लाए, एक मोदी जी लाए। फिर ये किसके लिए है पेंशन? ये सिनेमा वालों के लिए तो है नहीं, यार भाई जिनके लिए है वो तो स्वीकार करें। जी जी देखिए, जिस प्रकार से चर्चा के प्रारंभ में जिक्र आया था पुराने कृषि कानूनों का, 3 कृषि कानून जो थे, तो उस विषय में मैं जानना चाहूंगा एक प्रकार से जिस तरीके से यही विषय है और यही इसी प्रकार का वो विषय था, जिस प्रकार से लोग सड़कों पर आए, आंदोलन करना प्रारंभ किए और उसके बाद सरकार के ऊपर प्रेशर डेवलप करके, जबरन प्रेशर डेवलप करके 3 कृषि कानूनों के विषय में जो फैसला सरकार ने लिया वो एक प्रकार से निश्चित रूप से लिया गया। लेकिन जो कृषि कानूनों की इंटेंशन थी, जो कृषि कानून थे, वो जनहित में थे। कृषि कानून किसानों के हित में थे। मैं जाट परिवार से आता हूं, किसान परिवार से आता हूं, किसानों को समझता हूं, जिला बागपत से आता हूं निश्चित रूप से, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को मैं जानता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान निश्चित रूप से प्रसन्न थे उन 3 कृषि कानूनों से। लेकिन वो जो किसान हल चला रहा था, वो सिंधु बॉर्डर पर जाकर उस किसान कानून का एक प्रकार से समर्थन नहीं कर पाया। इनके सामने बैठकर ये जो विरोध कर रहे थे, वहां सामने बैठकर इन्होंने ऐसा प्रेशर डेवलप किया कि उसका जो मत था वो कहीं बच नहीं पाया। इन्होंने अपने मत को पहुंचा दिया। अविरल एक मिनट रुकना, अविरल भाई एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट रुकना। देखो ये बात भी ठीक नहीं है। आपकी दुविधा मालूम क्या है सुजाता जी, थोड़ा आप भी ध्यान देना। भाजपा की दुविधा ये, आप राम और रहीम दोनों के एक ही स्ट्रोक में साधना चाह रहे हो। पहले आपने कहा हमने इसलिए वापस लिया, मेरा दिल भर गया किसानों की तकलीफ देख के, हमने कहा वापस करो, हटाओ कानून। क्या अब कह रहे हम पर जबरिया कानून वापस करा दिया? कानून अच्छे थे। हरियाणा में वोटिंग होनी है, क्या कर रहे हो आप? तो कंगना रनौत की लाइन पे चले गए। भाजपा के लोगों से पूछो, वो कहते हैं भैया गले में फंस गया मामला, क्या करें? कंगना रनौत तो पता नहीं क्या 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 बोल रही है। क्या उसके प्रधानमंत्री जी को सफाई देनी पड़ रही हरियाणा में? कंगना तो बोल के निकल ली, सफाई वो दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी नहीं कि कोई कृषि कानून वापस नहीं आएंगे। अब आपने फिर राग छेड़ दिया, बोले नहीं नहीं कानून तो बिल्कुल 24 कैरेट सोना था, जबरिया हमको डरा धमका के वापस करा दिया। इसीलिए कहते हैं जी ऐसा न करो भैया। जी जी देखिए, जिस प्रकार से आपने इस विषय को स्पष्ट किया वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से कृषि कानूनों का विषय है, कृषि कानून जो आए थे वो किसानों के हित में थे। लेकिन अगर किसान जो लोग वहां बैठे थे उन्हें वो कृषि कानून पसंद नहीं आए तो निश्चित रूप से सरकार ने उल्टा लेने का काम किया और भविष्य में नहीं आएंगे। मैं इसी विषय को रख रहा हूं। लेकिन हाँ, जो मेरा विषय है, मैं निजी विषय को भी साथ साथ स्पष्ट कर देता हूं। वो जो कृषि कानून थे वो मैंने पूर्ण रूप से पढ़े थे, बिल्कुल वो किसानों के हित में थे, किसानों के एक प्रकार से फायदे के लिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो पक्ष में थे उस कृषि कानून के, वो लोग अपने मत को नहीं पहुंचा पाए। ये उनकी गलती है। जो लोग उस कृषि कानून के पक्ष में थे अपने मत को स्पष्ट नहीं कर पाए मीडिया के माध्यम से। ठीक, अविरल अब रुकना होगा, अविरल अब रुकना होगा, अविरल अब रुकना होगा। अविरल मेरा तो थोड़ा चिंतन और चीजों को समझने का जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा अलहदा है। जिधर लोग सिरहाना रखते मैं उधर पैताना कर देता हूं, जिधर पैताना रखते उधर सिरहाना। सुजाता जी आपके पास आऊंगा एक बात कह के। जब अन्ना का आंदोलन हुआ तो कांग्रेस ने ऐसी बड़ी बड़ी बातें की, कांग्रेस की सरकार थी। तो मैंने कांग्रेस के बड़े नेताओं से कहा कि यहां टीवी पर मत बोलिए, अन्ना के समानांतर एक तंबू आप लगा लीजिए और वैसे ही भीड़ जुटा दीजिए, अन्ना डाउन हो जाएंगे। क्या सुजाता जी समझ रहे ना आप? नहीं कर पाए ना आप। वैसे ही जो बात भाजपा अब कह रही है कि हम जो करोड़ों किसान थे, अरबों किसान थे, वो अपनी बात नहीं पहुंचा पाए क्योंकि वो वहां पालक काट रहे थे खेत में। क्या तो भाजपा के तो 16 करोड़ सदस्य थे,
और धरने पे कितने थे? 1000, 2000, 5000, 10,000? भाजपा अपने 1 करोड़ सदस्यों को धरने पर बैठा देती? नहीं। आपने कहीं छोटा मोटा दरी तंबू देखा कि हम किसान कानून के समर्थन में धरने पर बैठे हैं? कहीं देखा था सुजाता जी? फिर कैसे मान लिया? तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया होगा कि भाजपा के जो प्रवक्ता जी हैं वो ओपीएस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। टीवी 9 चैनल के पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उनसे यूपीएस और ओपीएस के बारे में जब बोला कि जो आप यूपीएस स्कीम लेकर आए हैं ये कर्मचारियों को पसंद नहीं आई है, अब आपका आगे का प्लान क्या होगा, कैसे आप करेंगे, तो इस विषय में वो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो कुछ अन्य मुद्दों पर ही चर्चा करने पे लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी दोस्तों एक इशारा करता है कि जो भाजपा सरकार है वो पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं करना चाहती है। मतलब क्लियर है कि इस समय जो सरकार है वो पुरानी पेंशन योजना देने के पक्ष में नहीं है। अन्य विपक्ष की सरकारों पे बात करें तो अन्य विपक्ष की जितनी भी सरकारें हैं उनका साफ साफ ये कहना है कि हम बहाल करेंगे पुरानी पेंशन योजना। लेकिन भाजपा सरकार इसी में ही लगी हुई है कि अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी और पुरानी पेंशन योजना को देना संभव नहीं है। विजय कुमार बंधु जी अपने स्टेटमेंट में भी ये कह चुके हैं कि अगर एनपीएस स्कीम इतनी अच्छी थी तो फिर इस पर एप्लीकेशन क्यों हुआ। कहीं ना कहीं सरकार को भी ये समझ में आया कि जब कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं तो एनपीएस को हटाकर इसको यूपीएस को लाया जाए। उनको पता चला कि जब रिटायर कोई जा रहा है एनपीएस स्कीम से तो उसको किस हिसाब से पेंशन मिल रही है, कितनी समस्याएं झेलने पड़ रही हैं। तो फिर सरकार को ये लगा कि ओपीएस तो नहीं, हाँ परंतु यूपीएस कर सकते हैं। अब जब यूपीएस स्कीम आई तो यूपीएस एनपीएस से भी कर्मचारियों को बदतर बताई जा रही है, कर्मचारियों के द्वारा बदतर बताई जा रही है। अब इसका भी विरोध स्टार्ट हो गया है। हरियाणा में, महाराष्ट्र में और अन्य कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं जहां पर वोट फॉर ओपीएस की मुहिम पूरी तरह से जोर शोर पे लागू है। अब थोड़े दिनों में रिजल्ट आ जाएगा और यह पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि पुरानी पेंशन योजना जहां पर बोली जा रही है, जैसे कि महाराष्ट्र में बोली गई, हरियाणा में बोली गई, यदि कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो क्या पुरानी पेंशन योजना वहां बहाल होगी या वहां पर भी स्टे लग जाएगा। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बोला था कि पुरानी पेंशन योजना देंगे, बट अभी भी पंजाब में पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इशारा करता है कि सच में अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा। दूसरा पक्ष देख लें हिमाचल में, तो वहां पर पुरानी पेंशन योजना दी जा रही है सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में। रूमर्स उड़ते रहते हैं कि वहां पर स्कैम, कर्मचारियों को टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है या कुछ ऐसा है। बट जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं उन्होंने क्लियर बोल रखा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक जस्ट रूमर है, एक अफवाह है। दोस्तों अभी क्लियर हो जाएगा, सरकार जिसकी भी आएगी आने वाले चुनाव में यदि ओपीएस लागू हो जाती है तो ये भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि यदि भविष्य में कांग्रेस की सरकार आएगी तो पुरानी पेंशन योजना के रास्ते खुल जाएंगे। तो वीडियो में मैं दोस्तों बस यही जानकारी दे रही थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।